स्कैम घोटाला। जी हाँ, आज मैं जिस घोटाले की बात करने जा रहा हूँ वह कोई 1000-2000 करोड़ का नहीं बल्कि पूरे 22,000 करोड़ का है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोई बड़ा नेता व अफसर ना होकर बल्कि रेलवे स्टेशन पर एक फल का ठेले वाला लगाने वाला लड़का था। आज मैं इस घोटाले व घोटाले के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था उसकी पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। घोटाला था स्टैम्प पेपर घोटाला और इस घोटाले का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। यह महाघोटाला आज़ाद भारत का शायद पहला और आखिरी घोटाला था जिसे आगे चलकर कानूनी तौर पर वैध घोषित किया गया और सरकार द्वारा कानूनी मान्यता भी दे दी गई। आखिर ऐसा क्यों किया गया, ये भी हम इस वीडियो की आखिर में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट अमित सांगवान आज आपको यहाँ स्टाम्प पेपर घोटाले व इस घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी की पूरी कहानी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, 29 जुलाई 1961 को कर्नाटक के बेलगांव शहर के खानपुर में एक रेलवे कर्मचारी के घर अब्दुल करीम तेलगी का जन्म हुआ। क्योंकि अब्दुल करीम तेलगी के पिता रेलवे में नौकरी करते थे, इस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही कुछ अब्दुल करीम तेलगी के साथ भी हुआ। जब अब्दुल की उम्र 8 साल की थी तो बीमारी की वजह से पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार की हालत इतनी बदतर हुई कि तेलगी का परिवार रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाकर फल बेचने को मजबूर हो गया। परिवार की बिगड़ती हालत देखते हुए करीम तेलगी भी अपने परिवार के साथ फल बेचने के काम में हाथ बटाने लगा। दिन भर फल बेचने के बावजूद पूरा परिवार सिर्फ अपने पेट भरने के लायक ही पैसे इकट्ठे कर पाता था। परिवार की आर्थिक स्थिति भले ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन गरीब तेलगी को पढ़ने का बहुत शौक था। इसीलिए उसने खानपुर के सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन ले लिया। स्कूल की फीस वो शाम को फल बेचकर जमा करता। जैसे तैसे करके इसने पढ़ाई आगे चलती गई और इसने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। साथ ही यह छोटी मोटी कंपनियों में काम भी करने लगा था। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी को बहुत कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने की भूख थी। इस कारण इसने कई कंपनियों में जॉब पकड़ी, परंतु कई कंपनी वालों ने तो काम की लापरवाही, टारगेट अचीव ना होने के कारण खुद ही तेलगी को जॉब से निकाल दिया। इसी भागा दौड़ के बीच वह मुंबई आ जाता है। फिर यहाँ उसे विदेश जाने का ख्याल आता है क्योंकि उसके आसपास के कई लड़के सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे, जहाँ भारत के मुकाबले अच्छा पैसा कमा रहे थे। दूसरों को देखकर तेलगी भी सऊदी अरब चला गया। वहाँ उसने 7 साल तक काम किया और अच्छे पैसे जमा किए। वहाँ रहते हुए उसने महसूस किया कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खाड़ी देश में आना तो चाहते हैं, लेकिन पेपर की में खामी की वजह से या उनका पासपोर्ट ना बन पाने की वजह से आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो जब सऊदी अरब से वापस आ जाता है तो उसने मुंबई में मेट्रो ट्रेवल्स नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी में वह फर्जी पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश भेजने का धंधा शुरू कर दिया। पकड़ में नहीं आने के कारण फर्जी पासपोर्ट से आगे बढ़कर उसने लोगों को फर्जी वीज़ा, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट पर विदेश भेजना भी शुरू कर दिया। जिसका पासपोर्ट कहीं नहीं बनता था, उसका पासपोर्ट वह चंद घंटों में ही अपने ऑफिस में बना देता था और लोग विदेश चले जाते थे। ये बिजनेस काफ़ी फल फूल रहा था। तभी किसी ने सरकारी एजेंसी को खबर कर दी। आखिरकार 1991 में अब्दुल करीम तेलगी पहली बार फर्जी पासपोर्ट बनाने के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गया। जेल जाने के बाद अक्सर लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी को जेल में करोड़ों रुपए कमाने का आइडिया मिल गया था। दरअसल जेल में इसकी मुलाकात राम रतन सोनी से हुई। राम रतन सोनी कोलकाता का रहने वाला था और ये कलकत्ता में स्टाम्प पेपर का बिजनेस किया करता था। जेल में रहते हुए सोनी ने तेलगी को स्टाम्प पेपर से जुड़े फर्जीवाड़े के बारे में समझाया। इसमें बेतहाशा पैसा था। तेलगी को राम रतन सोनी का यह आइडिया बहुत पसंद आया। वो जैसे ही फर्जी पासपोर्ट बनाने के जुर्म में मिली सजा को पूरी करने के बाद जेल से बाहर आता है, वैसे ही स्टाम्प पेपर के धंधे में उतरने की तैयारी कर लेता है। जेल से बाहर आने के कुछ समय तक तेलगी राम रतन सोनी के लिए काम करता है। सोनी उसे कमीशन देता था। कमाई अच्छी हो रही थी, लेकिन इतने में भी तेलगी का मन कहाँ भर रहा था, तो वह तो कुछ बड़ा करना चाहता था। इसीलिए पहले तो वह अच्छे से रिसर्च करता है कि स्टाम्प पेपर आखिर है क्या और इसका बिजनेस कैसे किया जाता है और उसमें जालसाजी या धोखाधड़ी की आखिर गुंजाइश है क्या। सारी बारीकियों को समझने के बाद
तेलगी सबसे पहले स्टाम्प पेपर बेचने का लाइसेंस प्राप्त करता है। ऐसा उसने इसीलिए किया था ताकि आगे जाकर उस पर किसी को शक ना हो। प्लान के मुताबिक अब स्टाम्प पेपर छापने के लिए उसे मशीन की ज़रूरत थी, लेकिन बाहर से मशीन खरीद कर इस्तेमाल करना असंभव था। इसीलिए अब्दुल करीम तेलगी ने अपना शातिर दिमाग लगाया और इसने रिसर्च के दौरान पाया कि जहां भारत सरकार की स्टाम्प पेपर प्रिंट करने की फैक्ट्री है, वहां पर जब मशीन खराब हो जाती है तो उसे नीलाम कर दिया जाता है। अब्दुल करीम तेलगी सीधे इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जाता है, जहां से वो सारी जानकारी इकट्ठा करता है कि नीलामी में ख़राब मशीन खरीदने की आखिर प्रक्रिया है क्या। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद जब कुछ दिनों के बाद ख़राब हो चुकी स्टाम्प पेपर प्रिंटिंग मशीन की नीलामी होती है तो तेलगी उसे बहुत ही ऊंची कीमत देकर वो मशीन खरीद लेता है। अमूमन मशीन को खरीदने वाले लोग इसके पार्ट्स को अलग अलग करके बेच देते थे, लेकिन तेलगी ने इसका उलट इस मशीन को संभाल कर रखा और कुछ एक्सपर्ट की मदद से उस मशीन को ठीक भी करवा लिया। इसी दौरान उसने स्टाम्प पेपर प्रिंट करने के लिए जो जरूरी कागजात व इंक और दूसरे मेटल का भी जुगाड़ कर लिया था। कहा जाता है कि ये सब चीज़ें हासिल करने में फैक्ट्री में काम करने वाले किसी अधिकारी ने करीम तेलगी की मदद की थी। बदले में तेलगी ने उसे बहुत मोटी रकम दी थी। अब्दुल करीम तेलगी ने अब अपनी ही खुद की फैक्ट्री में नकली स्टाम्प पेपर छापना शुरू कर दिया था और इन स्टाम्प पेपर को असली स्टाम्प पेपर के साथ मिलाकर बेचना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्टाम्प पेपर का बिजनेस बढ़ने लगा। उसने काफ़ी सारे लोगों को जॉब पर भी रख लिया। धीरे धीरे नकली स्टाम्प पेपर की सप्लाई इसने पूरे देश में शुरू कर दी थी और बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस से लेकर हर सरकारी दफ्तर तक। तेलगी जो स्टाम्प पेपर नकली बना रहा था वह देखने से में कहीं भी नकली नहीं लगता था, साथ ही वह ग्राहकों को बहुत ही किफ़ायती दाम पे बेचता। इस कारण धीरे धीरे इसके स्टाम्प पेपर के ग्राहक बढ़ते चले गए। 1992 के बाद अगले 7 सालों में भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले स्टाम्प पेपर प्रिंटिंग प्रेस से जितनी भी मशीनें बिकने को नीलामी में आती थी, उन्हें अब्दुल करीम तेलगी बहुत ही ऊंचे दाम पर खरीद लेता था और फिर उसे ठीक करवाकर गुप्त तरीके से स्टाम्प पेपर प्रिंट करता था। कहा तो ये भी जाता है कि तेलगी का बिजनेस इतना बढ़ गया था कि उसने पैसे के बल पर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के बड़े बड़े अधिकारियों को खरीद लिया था और अच्छी मशीन को भी अब वह खराब घोषित करवाकर खरीद रहा था। धीरे धीरे बिजनेस इतने बड़े स्तर पर बढ़ गया कि भारत के लगभग 25 राज्यों में फर्जी स्टैम्प पेपर पहुंचने लगा। लगभग 70 शहरों में कोर्ट कचहरी से लेकर हर ऑफिस में होने वाले काम बस इसी नकली स्टाम्प पेपर पर होने लगे थे, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। 4-5 साल के अंदर ही तेलगी के पास इतना पैसा आ गया था कि अब तो उसने अधिकारियों को हर महीने एक मोटी तनख्वाह तक देना शुरू कर दिया था। बदले में उन अधिकारियों को सिर्फ मुंह बंद रखने और अपने कलम को खामोश रखना ही होता था। तेलगी ने इन अधिकारियों के साथ मिलकर कई राज्यों में असली स्टाम्प पेपर को गायब करवाना शुरू कर दिया। इसके पीछे इसकी सोच थी कि जब मार्केट में स्टाम्प पेपर की शॉर्टेज होगी तो उसके स्टाम्प पेपर की मांग अपने आप बढ़ जाएगी। ये आइडिया काफ़ी काम कर गया और धीरे धीरे मार्केट में पेपर की शॉर्टेज होने लगी। इसका जमकर फायदा करीम तेलगी ने उठाया और लगभग पूरे स्टाम्प पेपर के मार्केट में इसने कब्जा जमा लिया। करीम तेलगी का बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ने लगा। नकली स्टाम्प पेपर की खबर सरकारी एजेंसियों को भी लगने लगी थी, लेकिन इसके पास इतना पैसा था कि इसने पैसे के दम पर हर किसी का मुंह बंद कर दिया था। इसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में 1992 से 2000 तक करीम तेलगी पर लगभग 25 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन इसका रसूख इतना था कि आला अधिकारियों की मदद से ये हमेशा गिरफ्तारी से बच जाता था। लेकिन कहते हैं ना, एक दिन हर बुराई का अंत होता है। नवंबर 2001 में पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान स्टाम्प पेपर से भरा एक ट्रक मिलता है। पुलिस जब ट्रक ड्राइवर से स्टाम्प पेपर से जुड़े कागजात मांगती है तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर पाता, तो पुलिस हरकत में आती है और ट्रक को जब्त कर लेती है। तत्काल ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है। शुरू में पुलिस जो है वो समझ रही थी कि ये चोरी के स्टैम्प पेपर हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को समझ आया कि ये गेम तो बहुत बड़ा है। फिर पुलिस ने इस मामले की छानबीन के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। इसके बाद धनाधन लोगों की गिरफ्तारी होती रही। पुलिस को जांच के दौरान एक नाम जो सुनाई दे रहा था, बार बार उसके सामने आ रहा था, वह था अब्दुल करीम तेलगी। इस बात की भनक अब्दुल करीम को भी लग गई थी।
पुलिस के सामने उसका फर्जीवाड़ा जो है वो आ गया है। पुलिस उसके पीछे पड़ गई, इसलिए वह रातों रात अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस दिन रात अब्दुल करीम तेलगी के पीछे पड़ी थी, लेकिन तेलगी किसी के हाथ नहीं आ रहा था। इसी बीच पुलिस को खबर लगती है कि अब्दुल करीम तेलगी अजमेर शरीफ दरगाह पर जा रहा है। बस पुलिस को इसी मौके की तलाश थी। पुलिस ने बिना किसी गलती के वही मौके पर करीम तेलगी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान तेलगी ने बताया कि उसने राम रतन सोनी के साथ मिलकर 1992 में पहली बार कानूनी तौर पर स्टाम्प पेपर बेचने का लाइसेंस हासिल किया। उस लाइसेंस के दम पर उसने असली स्टाम्प पेपर के साथ नकली स्टाम्प पेपर को मिलाकर बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसको काफ़ी मोटी कमाई हुई। फिर उसके बाद साजिश के तहत प्रिंटिंग प्रेस से अच्छी मशीनों को ख़राब घोषित करवाकर उसे खरीद लेता और फिर उससे नकली स्टाम्प पेपर छापकर धीरे धीरे पूरे देश में फैला दिया। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा हुआ कि 1992 से 95 तक राम रतन सोनी के साथ तेलगी ने काम किया। इसके बाद उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोनों अलग हो गए। उसके बाद से तेलगी अकेले ही बिजनेस कर रहा था। इसने खुद की प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर ली थी। पुलिस लगातार तेलगी से पूछताछ कर रही थी, लेकिन तेलगी इस पूरे मामले में पुलिस का कहीं भी सहयोग नहीं कर रहा था। तो कोर्ट से परमिशन लेकर तेलगी का नार्को टेस्ट करवाया गया, जिसमें तेलगी ने बताया कि इस पूरे मामले में वह अकेला शामिल नहीं है, बल्कि कई बड़े राजनेता और आला अधिकारी भी शामिल हैं। नार्को टेस्ट के दौरान करीम ने कई बड़े राजनेताओं का नाम भी लिया। बेंगलोर पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर ही रही थी कि तभी केस से जुड़े एक अधिकारी की मौत हो जाती है। उसके बाद यह मामला सीबीआई के हाथों में दे दिया जाता है। सीबीआई जांच में बहुत ज़्यादा खुलासे नहीं हुए और कुल मिलाकर जांच सिर्फ अब्दुल करीम तेलगी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। तेलगी ने जितने भी बड़े अधिकारी व नेताओं के नाम लिया था, उन सभी को जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया। सीबीआई ने जांच में खुलासा किया कि तेलगी का बिजनेस 25 राज्यों के 70 बड़े शहरों में ज़बरदस्त तरीके से फैला हुआ था। देश के लगभग 18 शहरों में अब्दुल करीम तेलगी की 36 से ज़्यादा करोड़ों की प्रॉपर्टी का पता चलता है। देश के अलग अलग 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट अब्दुल करीम तेलगी से जुड़े मिलते हैं, जिसमें उसके करोड़ों रुपए जमा थे। कुल मिलाकर जब इस घोटाले का आकलन किया जाता है तो सीबीआई बताती है कि यह पूरा घोटाला कम से कम 22,000 करोड़ का है। तब ये उस समय के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह घोटाला 22,000 करोड़ का नहीं, बल्कि पूरे 8 साल में यह घोटाला कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ। अब्दुल करीम तेलगी को 2006 में इस मामले में पूरे 30 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा पूरे घोटाले को देखते हुए अब्दुल करीम तेलगी पर 202 करोड़ का रिकॉर्ड जुर्माना भी लगाया गया। अब्दुल करीम तेलगी के साथ अन्य 6 लोगों को सजा मिली थी। अब्दुल करीम तेलगी को बेंगलोर की जेल में ही रखा गया। गिरफ्तारी के 16 साल बाद जेल में ही रहते हुए 26 अक्टूबर 2017 को तेलगी की मौत हो गई। तेलगी की मौत की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया गया, लेकिन तेलगी के वकील का कहना था इस पूरे स्टाम्प पेपर घोटाले में तेलगी महज एक प्यादा था और इस पूरे खेल में कई बड़े नेता शामिल थे। इसीलिए साजिश के तहत पहले दिन जेल में तेलगी को एक संक्रमित सुई दी गई, जिसके कारण यह बीमार पड़ा और आगे चलकर मौत हो गई। हालांकि 2001 में गिरफ्तारी के बाद करीम तेलगी का मेडिकल कराने वाले पुलिस ऑफिसर ने दावा किया कि 2001 में ही इस बात की पुष्टि हो गई थी कि उसे एड्स है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही यह घोटाला 22,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का रहा हो, लेकिन सरकारी एजेंसियां 22,000 करोड़ का आधा पैसा भी रिकवर नहीं कर पाई, क्योंकि ये पैसे कभी सरकारी एजेंसियों के हाथ लगे ही नहीं। करीम तेलगी के पास इतना पैसा था कि इसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था। कई बार जांच के दौरान उससे पूछा गया कि उसकी कुल संपत्ति कितनी होगी, तो उसने हमेशा ही अपनी दौलत बताने में असमर्थता जताई। आपको जानकर अचंभा होगा कि अब्दुल करीम तेलगी अपने ज़्यादातर पैसे बोरों में भर के रखता था, इसीलिए उसे भी कुल पैसों के बारे में पता ही नहीं था। वह कभी गिनता नहीं था, यहाँ तक कि बोरों तक की भी गिनती नहीं थी। तेलगी के लिए काम करने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास 200 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति का पता चला था। जब अब आप समझ सकते हैं कि एक मामूली प्यादे के पास जब 100-200 करोड़ में खेल रहे थे, तो अब्दुल करीम तेलगी की कुल प्रॉपर्टी कितनी रही होगी। वैसे तो तेलगी को 30 साल की सश्रम कारावास की सज़ा मिली थी, मतलब कि उसे जेल में दिन रात काम करते हुए सज़ा काटनी थी, लेकिन वह जेल में काम करने के बजाय पैसों के बल पर
जेल के अंदर उसके लिए हर तरह के सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती थी। इसका खुलासा बाद में एक बड़े पुलिस अधिकारी ने किया। तेलगी को अय्याशी का बहुत बड़ा शौक था। ये मज़े करने के लिए अक्सर रात में बार में जाया करता था। एक रात बार में इसने एक डांसर पर फिदा होकर लगभग 90 लाख रुपए उड़ा दिए थे। बाद में आगे चलकर तेलगी ने शाहिदा तेलगी से शादी कर ली, जिससे करीम तेलगी को एक बेटा व एक बेटी हुए। 2017 में जब तेलगी की मृत्यु हुई तो होने के बाद 2018 में नासिक सेशन कोर्ट में भी अब्दुल करीम तेलगी और इसके 6 सहयोगियों पर चल रहे सभी केसों को खत्म कर दिया गया। सभी मामलों में तेलगी को बरी कर दिया गया। हालांकि 2018 में अब एक बार तेलगी उस समय चर्चा में आया जब तेलगी की पत्नी ने कोर्ट में एक याचिका दायर की कि उसके पति करीम तेलगी ने वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद घोटाले से जमा की गई दौलत से जो भी ज़मीन खरीदी गई है उसे सरकार को वापस कर दिया जाए। इस घोटाले में कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। तेलगी और उसके 10-20 प्यादों को छोड़कर कौन कौन इस घोटाले में शामिल थे? अब्दुल करीम तेलगी ने इतने पैसे कमाए थे, वो कहाँ गए? ये आज भी बहुत बड़ा रहस्य है कि अब्दुल करीम तेलगी ने नकली स्टाम्प पेपर बनाने की जो फैक्ट्री स्थापित की थी, आखिर वह कहाँ लगाई थी? इस बात का आज तक भी पता नहीं चल पाया। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने इस घोटाले को कानूनी तौर पर कैसे मान्यता दी। दरअसल जांच के दौरान खुलासा हुआ कि 1992 से 2001 तक देश में जितने भी स्टाम्प पेपर यूज में आए उनमें से अधिकतर नकली थे और इन स्टाम्प पेपर पर जो भी कार्य हुआ था वह एक तरीके से गैर कानूनी था। जैसे इन पेपर पर कोई भी खरीद फरोख्त हुई हो या किसी की कोर्ट मैरिज हुई हो, फिर चाहे स्टाम्प पेपर पर कोर्ट के अंदर ही कोई समझौता क्यों न हुआ हो, सभी के सभी गैर कानूनी थे। इस वजह से पिछले 8 सालों में स्टाम्प पेपर पर कोई भी कार्य हुआ था उन पर गैर कानूनी होने की तलवार लटक गई थी। ऐसे में हजारों शादियां टूटने के कगार पर आ गई थी, साथ ही हजारों बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गए थे। कोर्ट भी सवालों के घेरे में थे। सारे हालातों को देखते हुए आखिर सरकार ने फैसला किया 1992 से 2001 तक भले ही नकली स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन कानूनी तौर से सभी वैध माने जाएंगे। इस तरह नकली स्टाम्प पेपर स्कैम को कानूनी मान्यता दे दी गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। ऐसी ही कहानी सुनाने के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम जब भी नई कहानी अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। जल्दी फिर एक नई कहानी लेकर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।